वेलकम बच्चों। और आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो भाई हम लोग जानते हैं कि इतने टाइम से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो केमिस्ट्री बात ही किस पे कर रही है, हमारे 3D के ऊपर, यानी हमारे एटम्स का, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एटम्स और ग्रुप्स का जो 3D अरेंजमेंट है उसकी बात करती है स्टीरियो केमिस्ट्री, या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप उसे बोल सकते हो। तो भाई हम लोग जानते हैं कि 3D के अंदर क्या होता है, एक्स प्लेन होता है, वाई प्लेन होता है और जेड प्लेन भी होता है। ठीक है, अब हमें 3D के अंदर मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है, लेकिन हम उसे पढ़ कहाँ पे रहे हैं, हम तो उसे एक बोर्ड पे या फिर आप लोग अपने पेपर पे पढ़ रहे हो, विच इज़ अ 2D, जिसमें सिर्फ एक्स और वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। तो उसको 3D बताने के लिए हमें मुश्किल आती है कि भाई हम लोग 2D सरफेस के ऊपर 3D स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो उसका एक आसान तरीका हमारे एमिल फिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया। क्या कहा उसको? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसकी हेल्प से आप किसी भी 3D मॉलिक्यूल या 3D हमारे पास में कोई कंपाउंड है उसका आप लोग स्ट्रक्चर किस पर ड्रॉ कर सकते हो, 2D के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। तो उन्होंने उनके इस फॉर्मूले से हमें काफ़ी आसानी हो गई कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, उन्होंने कहा कि कुछ रूल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। क्या है रूल्स? भाई फर्स्ट उन्होंने कहा कि आपको अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मैंने आपको कंपाउंड दिया है, आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपको दो परपेंडिकुलर लाइन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे के ड्रॉ करनी है। ठीक है, यानी कि आपको एक प्लस का साइन बनाना है। ठीक है, आपने ऐसी दो लाइंस ड्रॉ कर दी जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होगा हमारा किराल सेंटर, यानी कि यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, हमारा किराल कार्बन प्रेजेंट होगा। हम जानते हैं किराल कार्बन को ही हम लोग किराल सेंटर बोलते हैं। तो ये हमारा किराल सेंटर है यहाँ, यानी यहाँ पे हमारा किराल कार्बन प्रेजेंट है। अब हमें ऐसे कार्बन ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कॉमन सेंस लगा के ये समझ जाना है हमें कि यहीं पे हमारा कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि आपको दो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये आपने अपना एक स्ट्रक्चर का एक रफ स्केच बना दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है? दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि प्लेस C1 कार्बन ऑन टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब ये मेरी वर्टिकल लाइन है और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वर्टिकल लाइन का जो टॉप है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोजीशन है, यहाँ पे आप C1 कार्बन दो। C1 कार्बन मतलब मेरे पास में कार्बन की एक चेन रही होगी, है ना। इस कार्बन की चेन की जब मैंने नंबरिंग करी तो मैंने किस कार्बन को 1 नंबर दिया, वो जो कार्बन है वो मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, वो वाली चेन मुझे यहाँ पे प्लेस करनी है। वो कोई चेन भी हो सकती है या फिर कोई सिंगल कार्बन भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर मुझे ये करना है कि जो दूसरा कार्बन का ग्रुप बचेगा, है ना, उसको मुझे ये वाली पोजीशन देनी है। यानी वर्टिकल प्लेन पे हम इतने टाइम से जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि वर्टिकल प्लेन पे हम लोग कार्बन वाले ग्रुप रखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम लोग अदर देन कार्बन वाले ग्रुप रखते हैं, वो इस प्रोजेक्शन फॉर्मूला के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कह रहे थे। ठीक है, तो वही बात है कि वर्टिकल प्लेन यानी वर्टिकल लाइन के ऊपर हमें कौन से रखने हैं, कार्बन वाले ग्रुप रखने हैं, और उसमें भी टॉप पे कौन सा रखना है, जिसको आपने फर्स्ट नंबर दिया है। ठीक है, नीचे कौन सा आएगा, सेकंड प्रायोरिटी वाला कार्बन ग्रुप, और जो बाकी के दो ग्रुप्स हैं उनको हम लोग इस पोजीशन पे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन की दो पोजीशन के ऊपर। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ले लेती हूँ 2-ब्यूटेनॉल का। एग्जाम्पल है मेरे पास में 2-ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब 2-ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैंने आपको कल भी एक बात सिखाई थी कि ब्यूट, ये हमें बता रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है, 4 हैं।
और पीछे है ओल, दैट मीन्स अल्कोहल, यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखो, OH ग्रुप में कार्बन तो है नहीं, इसका मतलब हमारी जो कार्बन की चेन है उसमें हमें 4 कार्बन से ड्रॉ कर देने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। और 2 ब्यूटेनॉल यानी जो OH ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो मैं या तो यहाँ बना लूँ या यहाँ बना लूँ, दोनों जगह सेकेंड पोजीशन ही होगी, तो मैंने यहाँ OH बना दिया। अब मुझे करनी है वैलेंसी कंप्लीट, तो CH3 CH3 CH और ये CH2, ठीक है, हो गई वैलेंसी कंप्लीट। ये मेरा 2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो है ये एक ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा किराल कार्बन प्रेजेंट है, चारों ग्रुप उससे जुड़े हुए डिफरेंट है बिल्कुल ही, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझे इसको देनी है नंबरिंग, तो मैं कहाँ से नंबरिंग दूंगी? जहाँ से मेरे इस OH ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। अगर मैं यहाँ से दूंगी तो 1 2 3 मिलेगा, और यहाँ से दूंगी तो 1 और 2 मिलेगा, तो मैं यहाँ से नंबरिंग दूंगी 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे इसका फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैंने कहा था कि मुझे दो वर्टिकल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। कर दी मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ। ये रहा मेरा किराल कार्बन। कौन सा कार्बन है ये वाला कार्बन। इसको मैं ओपन करके कैसे लिख सकती हूँ? CH3 CH CH2 CH3 OH, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ओपन करके लिख दिया। अब ये वाला कार्बन जो है मेरा, ये तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब मुझे कहा था कि जो वर्टिकल लाइन का टॉप है, यहाँ पे वो वाला कार्बन आना चाहिए जिसको आपने फर्स्ट नंबर दिया हो। तो यहाँ मैंने किसको फर्स्ट नंबर दिया है? इस ग्रुप को, इस वाले कार्बन को, CH3 को। तो यहाँ मैं रखूँगी मेरा CH3। दूसरा कार्बन वाला ग्रुप कौन सा बच गया? CH2 CH3, ठीक है ना। ये देखो, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन एक ग्रुप है, ठीक है। चारों ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है CH2 CH3 वाला, इसे मैं रखूँगी नीचे की तरफ, CH2 CH3, ठीक है। अब बच गया OH और हाइड्रोजन। तो या तो OH इधर होगा, हाइड्रोजन इधर होगा, या फिर और ये स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है। हाइड्रोजन इधर होगा और OH इधर होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो ये बन गया हमारे पास में हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। किसका बना है ये? 2 ब्यूटेनॉल का। इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल फिर से ले सकते हो। लैक्टिक एसिड का बना के देख लो इस बार। एक और एग्जाम्पल से बना लेते हैं चलो हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना। तो मैं ले लेती हूँ लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला COH CHOH और CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग करो। कहाँ से नंबरिंग दोगे आप लोग? पहली बात तो आप जानते हो कि अगर COH चेन में प्रेजेंट है तो नंबरिंग COH से ही शुरू होती है। तो बिना देखे नंबरिंग शुरू कर दो, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में कार्बन को मैं कैसे शो कर देती हूँ? ओपन करके। ये रहा मेरा COOH, ये CH3, ये OH और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब मुझे ड्रॉ करनी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। दो प्लस का साइन बना दिया मैंने। ये रहा मेरा किराल कार्बन, ये वाला, ठीक है। अब मेरे को नंबरिंग मैंने जो दी है, मुझे वर्टिकल लाइन के टॉप पे कौन डालना है? फर्स्ट कार्बन। किसको दिया है मैंने फर्स्ट नंबर? COH को। तो कौन आएगा यहाँ पे? COOH, ठीक है। इसके बाद में दूसरा कार्बन वाला ग्रुप कौन सा है? यहाँ पे है मेरे पास में CH3, तो नीचे आएगा मेरे पास में CH3, ठीक है। बच गए OH और हाइड्रोजन। तो या तो OH इधर होगा, हाइड्रोजन इधर होगा, और COH यहाँ है, CH3 यहाँ है, OH इधर होगा, हाइड्रोजन इधर होगा। तो ये दोनों क्या बन गए? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन गए। और देखो इन दोनों की है ना ऑप्टिकली जो एक्टिविटी है, प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट है। एक D है, दूसरा L है। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम अभी तक जो बना रहे थे वही है, बस थोड़ा और आसान कर दिया इसको बनाना। आपको कुछ रूल्स दे दिए जिनकी हेल्प से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि भाई
कौन सा ग्रुप कहाँ पे सिचुएटेड होगा। आई बात समझ में। तो ये तो हो गया हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। लेकिन इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से हमें फिशर ने एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई। क्या बताई? उसने कहा कि मैं जो प्लस का साइन आपसे बनवा रहा हूँ और कह रहा हूँ ऐसे अरेंज कर दो, इससे आप ये पता लगा सकते हो कि इनका 3D अरेंजमेंट कैसा होगा। मतलब 2D में आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और अब आप इसको 3D में देख सकते हो कि आप कैसा बन रहा है। कैसे देख सकते हो? इसने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एटम अटैच्ड है ना, ये आपके 2D पेपर या 2D जो आपने सरफेस लिया है जिस पर आप ड्रॉ कर रहे हो, जैसे मैंने बोर्ड लिया है, तो इस 2D सरफेस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है। यानी कि ये OH और हाइड्रोजन ऊपर की साइड है, बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं। 3D के अंदर x तो क्या बताता है? x बताता है कि यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, y बताता है कि यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, और z बताता है कि आगे पीछे में आप कहाँ पर हो, है ना। अगर आपको XYZ प्लेन है तो x तो बताएगा कि आप लोग लेफ्ट राइट में कहाँ पर हो, है ना। y बताएगा आप ऊपर नीचे कहाँ पर हो, और z बताएगा आप आगे पीछे कहाँ पर हो। इन तीनों को मिला के हम लोग किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन पता लगा लेते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैं एक्स वाई यानी एक्स एक्सिस में कहाँ पर है, वाई में कहाँ पर, ये तो पता लगा पा रही हूँ। जेड में यानी आगे पीछे कौन कहाँ है, कौन सा ग्रुप आगे है कौन सा पीछे है, जेड प्लेन पे इनकी पोजीशन किधर है, ये पता लगा सकते हो। अब आप कैसे? कि हॉरिजॉन्टल लाइन वाले जो है ना, ये आगे की तरफ है, यानी जेड अगर हमारा ये प्लेन है तो इस प्लेन से आगे की तरफ है हॉरिजॉन्टल लाइन वाले, कौन से? OH और हाइड्रोजन। और ये जो वर्टिकल लाइन वाले ग्रुप है यानी COH और CH3, ये हमारे इस प्लेन से पीछे की तरफ है, ये बोर्ड के पीछे की तरफ सिचुएटेड है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले OH और हाइड्रोजन बोर्ड से आगे की तरफ सिचुएटेड है। ऐसे इसने कहा कि देखो अब आप 2D में ड्रॉ कर रहे हो और पता लगा पा रहे हो कि कौन कहाँ पे है। तो ये एक अच्छी इसकी बात रही, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस तरह ड्रॉ करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे एंड हो गया। लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक अब आगे वाले टॉपिक से इंटर रिलेटेड है। अब हम लोग समझ लेते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। किसकी बात कर रही हूँ मैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का और ग्रुप्स का 3 डायमेंशनल के अंदर यानी स्पेस के अंदर जो उनका अरेंजमेंट होता है वो होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। यानी कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि किस मॉलिक्यूल में कौन सा एटम कौन सा ग्रुप बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है रिलेटिव और दूसरी होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो बड़ी सिंपल सी बात है। एब्सोल्यूट मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से पता लगाते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग कोई भी तरह का अनुमान नहीं लगाते, हम लोग एक्चुअली उसको फाइंड आउट करते हैं कि ये है इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, कोई इसमें गलत नहीं है, कोई इसमें चेंज नहीं है, परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये इसकी। और ऐसा ही अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअली। ये तो इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हो गई। लेकिन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में होता ये है कि मैं कोई एक मॉलिक्यूल है जिसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है, उसके रिलेटिवली मैं बाकी मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएंगी? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहलाएंगी। यानी कि मान लो मेरे पास में कोई ए मॉलिक्यूल है, इसकी मुझे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पता है, मैंने निकाल ली, मेरे को अच्छे से पता है कि भाई इस मॉलिक्यूल के अंदर यही अरेंजमेंट होता है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं ना साइज़ में, हमें क्या पता उसके अंदर एटम्स और ग्रुप्स का किधर अरेंज्ड है, वो स्पेस में उनका क्या अरेंजमेंट है। तो हमने एक का पता लगा लिया, ए का, कि ए में ये अरेंजमेंट है, ए वाला ग्रुप फलाना ग्रुप यहाँ सिचुएटेड है, ढिकाना ग्रुप यहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए, है ना, इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं दूसरे एक बी मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन निकालूं और उसको देखते हुए यानी ए को ही देखते हुए
ए को ही देखते हुए मैं सी की कॉन्फ़िगरेशन निकालूं, तो ये तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन मैंने निकाली है, ये कहलाएंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्यों? क्योंकि मैंने इनको रिलेट करवाया, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करवाया ए के साथ, और पता चला कि बच्चा ये बी की कॉन्फ़िगरेशन है, ये सी की कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने कोई एक्सपेरिमेंटली पता नहीं लगाया है, मैंने इनको रिलेट करवा दिया उसके साथ जिसका मैंने एक्सपेरिमेंटली पता लगाया था। तो इसे कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और जो हमने फाइंड आउट करते हैं हम लोग बाकायदा एक्सपेरिमेंट से, वो कहलाती है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ के अंदर? अब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का तो हमारा काम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो हमें पता लगानी पड़ती है। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, अच्छे से स्टडी करते हैं, तब पता चलती है किसी का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक क्यूरियोसिटी है कि कैसे हम किसी एक मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन देख के दूसरों की निकालते हैं, यानी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हमारे काम की चीज़ है। एब्सोल्यूट तो भाई निकाल ही लेते हैं, वो तो फिर पता चल ही जाती है। रिलेटिव कैसे निकालते हैं, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए रोजनॉफ नाम के एक साइंटिस्ट ने एक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम दिया, DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। अब जो DL है ये हमारे पहले वाले DL से डिफरेंट है, उसे ज़रा समझो। बात कर रही हूँ मैं DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी हम लोग देख रहे थे एक तो स्मॉल d और एक स्मॉल l, है ना। अब मैं लेके आई हूँ कैपिटल D और कैपिटल L, या फिर रोजनॉफ जी लेके आए हैं कैपिटल D और कैपिटल L। तो इस स्मॉल d स्मॉल l का इससे कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग हैं। हाँ, दोनों साथ काम आते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। तो पहले इसको समझो, वो तो हम लोग समझ ही चुके हैं, ठीक है ना। ये D और ये L क्या है? तो रोजनॉफ जी ने एक स्ट्रक्चर दिया, किसका? ग्लिसरल्डिहाइड का, CHO COH H CH2OH। किसका स्ट्रक्चर दिया उन्होंने? ये इन्होंने कहा कि ये एक ग्लिसरल्डिहाइड है। क्या है इसका नाम कंपाउंड का? ग्लिसरल्डिहाइड। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में CH2OH CHOH CH2OH ये कंपाउंड होता है ना, 3 कार्बन वाला, जिसे हम नाम क्या देते हैं? ग्लिसरॉल देते हैं। यहाँ पे हुआ ये कि CH2OH, जो CH2OH था उसकी जब मैंने करवा दी ऑक्सीडेशन, तो क्या बन गया? CHO। तो ये ग्लिसरॉल बनने की जगह क्या बन गया? ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। ये हुआ है इसके साथ। तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड हमारे पास में कंपाउंड है, इसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन पता लगा ली है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इसकी है मेरे पास में, और इसकी हेल्प से मैं बाकियों की निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकालते हैं उन्होंने? देखो, ये उन्होंने कहा कि ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये है D ग्लिसरल्डिहाइड, और जब ये इस तरह से प्रेजेंट होगा, तो ये कहलाएगा L ग्लिसरल्डिहाइड। इन्होंने 2 स्ट्रक्चर दे दिए, 2 मिरर इमेज दे दी। पता लगा इन्होंने कि देखो ग्लिसरल्डिहाइड में जब ऐसा अरेंजमेंट है उसको मैं कह रहा हूँ D ग्लिसरल्डिहाइड, और जब उसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट है तो उसे मैं कह रहा हूँ L ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई, हम क्या करें इससे? उन्होंने कहा कि जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर, दूसरे कंपाउंड की बात हो रही है, जिस भी दूसरे कंपाउंड के अंदर ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा एटम्स का, वो D वाले होंगे, और जिनमें ऐसा मिलेगा वो L वाले होंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो यहाँ पे CHO ग्रुप तो अलग से अरेंज्ड है ही, CHO ग्रुप को अगर मैं हटा दूँ तो मेरा ये वाला जो ग्रुप का अरेंजमेंट देख रहे हो ना, ये ग्रुप का अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट जिन जिन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा वो रेस्पेक्टिवली D और L कहलाएंगे। ऐसा होगा तो D, ऐसे होंगे तो L। तो ये बड़ा काम आया हमारे शुगर, जो शुगर होती हैं
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनके स्ट्रक्चर में इनकी कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पता लगाने में, क्योंकि बहुत ही बड़े होते हैं तो इनकी एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ना पता नहीं लग पाती, तो दिक्कत आती है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर काफ़ी लंबा होता है और किराल कार्बन्स बड़े सारे प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग इतना डिफ़िकल्ट स्टडी हो जाती है और शुगर्स इतनी सारी हैं, तो उसको ईजी बनाने का काम रोज़नॉफ ने किया। उन्होंने इन दो को फाइंड आउट करा और फिर उन्होंने कहा कि अब आप शुगर की बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई? जो शुगर है हमारे पास में, ठीक है ना, शुगर का ना बड़ा लंबा सा स्ट्रक्चर होता है ना, एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है। तो शुगर के स्ट्रक्चर के आखिरी कार्बन है ना, इसके ऊपर भी कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन जो आखिरी वाला कार्बन है अगर उसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट है जो कि किससे मिलता जुलता है, डी ग्लिसरल्डिहाइड से मिलता जुलता है, ठीक है, तो उस शुगर की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, वो भी होगी डी शुगर। जो भी शुगर है आपके पास में, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है। यानी कि हमारे पास में एक शुगर है, एक लंबी चेन है। शुगर जो होती है उसका एक लंबी चेन का स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर में से लंबा बनाते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपका जो आखिरी वाला कार्बन आपके पास में है, किराल कार्बन, ठीक है, उस कार्बन के अंदर यदि ऐसा अरेंजमेंट हो रखा है जो कि डी ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर था, तो वो शुगर भी डी शुगर कहलाएगी। और अगर उसके अंदर एल ग्लिसरल्डिहाइड जैसा अरेंजमेंट है तो वो शुगर भी एल शुगर कहलाएगी। आई बात समझ में? यानी मैंने क्या किया, मैंने ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि शुगर के अंदर भाई कैसा अरेंजमेंट है, तो मुझे लगा हाँ यार डी ग्लिसरल्डिहाइड जैसा अरेंजमेंट है। तो मैंने कहा अच्छा, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कैसी है, डी कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सी डी, कौन सा डी की बात कर रही हूँ, कैपिटल डी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। या फिर एल जैसी थी तो मेरे को पता चल गया अच्छा शुगर भी एल कॉन्फ़िगरेशन वाली है। आई बात समझ में? तो मैंने रिलेट कराया ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर के साथ में, ठीक है। ये तो हो गया कि आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख के पता लगा सको, है ना। दूसरा तरीका होता है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो हम जिसके मतलब ग्लिसरल्डिहाइड से जिसे हम बना सकें। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल मैं बनाना चाहती हूँ ग्लिसरल्डिहाइड से। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये रहा मेरा ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ना। अब मैं इसको रिएक्ट करवाऊं आगे और इसको कन्वर्ट करवा दूं मैं किसी और मॉलिक्यूल के अंदर। कैसे करवाऊंगी मैं? या फिर मैंने इसको काफ़ी इधर बना दिया है, थोड़ा सा इसको साइड में बना देते हैं, यहाँ बनाते हैं CHO COH H CH2OH। ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है मेरे पास में, डी स्ट्रक्चर, है ना। OH कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है। किस साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड के अंदर, यानी ये है डी ग्लिसरल्डिहाइड। अभी जो डी ग्लिसरल्डिहाइड है अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाऊँ तो हम जानते हैं ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा इधर बना देते हैं, COH, तो CHO था COH में कन्वर्ट हो गया, बाकी सारे ग्रुप सेम ही है, ठीक है। ये बन गया ग्लिसरिक एसिड। एसिड आ गया, अब इसके नाम क्या है, क्योंकि COH ग्रुप आ चुका है, पहले एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड चल रहा था, अब एसिड आ गया तो एसिड, ठीक है। अब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई P किसके साथ में, PbBr, Pb मतलब लेड, Br मतलब ब्रोमाइड, यानी लेड ब्रोमाइड के साथ में करवा दी मैंने इसकी रिएक्शन। तो होगा ये कि यहाँ पे जो OH है और ये जो Br है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। OH जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, इसको रिप्लेस कर देगा Br, ठीक है। तो COH एज इट इज़ है, ये OH है, ये H है और ये हो गया CH2Br, ठीक है। OH को रिप्लेस कर दिया Br ने और PbOH निकल गया बाहर, ठीक है। क्या निकला यहाँ से, PbOH बाहर निकल गया। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, रिप्लेस हो गया है। अब होगा ये
अब मैं इसकी रिएक्शन करवा दूंगी 2H के साथ में। किसके साथ में? 2H, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ में इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ। इस तरह मैं बना देती हूँ, ठीक है ना। ये 2 हाइड्रोजन के एटम है, इनकी मैंने रिएक्शन करवाई और इसको ब्रेक किया मैंने। ब्रेक होगा ये बॉन्ड, तो एक तो हाइड्रोजन जाएगा Br के साथ में, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। मैंने पिछली बार ही बताया था, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होता है वहीं से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो Br से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो किसी पे भी नेगेटिव किसी पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव साथ जाएंगे, यानी -HBr निकलेगा एक तो, और साथ में हाइड्रोजन इससे आके जुड़ेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास में COOH, OH, H, और ये हो जाएगा CH3, CH2 था, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया CH3। किसका स्ट्रक्चर बन गया ये मेरे पास में? ये मेरे पास में बन गया लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर। COOH, CHOH, CH3, ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो भाई ये लैक्टिक एसिड की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? तो मैंने इसको बनाया D-ग्लिसरल्डिहाइड से, वो ग्लिसरल्डिहाइड से जिनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी थी? D कॉन्फ़िगरेशन थी। तो जो लैक्टिक एसिड बना है इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कैसी होगी? D ही होगी, यानी ये होगा D लैक्टिक एसिड। आई बात समझ में? अगर मैं L ग्लिसरल्डिहाइड से बनाती तो जो मुझे लैक्टिक एसिड मिलता वो कहलाता L लैक्टिक एसिड। यानी ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हमारे उनकी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग रिलेट करवा सकते हैं जो ग्लिसरल्डिहाइड से बन रहे हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिसग्लिसरल्डिहाइड से बने, ठीक है ना, इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? D कॉन्फ़िगरेशन है। आई बात समझ में? तीसरी चीज़ होती है कि भाई आप क्या करो, आप कोई एक मॉलिक्यूल लो और उसको आप लोग रिएक्ट करवाओ, और अगर उसमें आपको ग्लिसरल्डिहाइड लास्ट में मिल जाए तो जो ग्लिसरल्डिहाइड की कॉन्फ़िगरेशन होगी वही आपके रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी। कैसे? इसे भी एग्जांपल से समझेंगे। मेरे पास में है COH, CH, मतलब ये हो गया OH, इधर यहाँ H, यहाँ CH2, NH2। इसका नाम होता है आइसोसेरिन। ये कंपाउंड है आइसोसेरिन, ठीक है। ये मेरे पास में कंपाउंड है, मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता क्या कॉन्फ़िगरेशन है, D है कि L है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? HNO2 के साथ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये NH2 है, ठीक है। तो होगा ये कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास में अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी रिएक्शन जब हम लोग NH2 के साथ करवाते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। कैसे मिलता है? देखो ये HNO2 है ना, इसको ऐसे ओपन करो, OHNO, दिख रहा है कैसे ओपन किया मैंने? HNO2 ही है ओपन, मैंने इसको ऐसे किया है, OH रखो यहाँ, NO, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करो। क्या क्या निकल रहा है? देखो वाटर निकल रहा है H2O, -H2O निकल रहा है, नाइट्रोजन गैस निकल रही है N2 निकल रही है, पीछे क्या बच रहा है? CH2OH, COOH, OH, हाइड्रोजन, CH2OH। आई बात समझ में? अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी और फर्दर रिएक्शन करवा दी किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में, यानी मैंने करवाना है इसका रिडक्शन, ठीक है, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन ले लो, चलो। इसका जब मैं रिडक्शन करवाऊंगी तो एसिड रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होता है एसिड के अंदर, एसिड रिड्यूस होकर कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड के अंदर। तो यहाँ पे COOH ग्रुप है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा, एल्डिहाइड। ये COH, H और ये CH2OH। किसका स्ट्रक्चर मिला? ये ग्लिसरल्डिहाइड का। अब देखो ये कौन सा वाला ग्लिसरल्डिहाइड मिला है मुझे पता है जब OH राइट में होता है ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर, यानी वो कहलाता है D ग्लिसरल्डिहाइड। तो जो मेरा रिएक्टेंट था आइसोसेरिन, ये भी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा? D कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा। 3 चीज़ें पढ़ी हमने, 3 चीज़ें समझी। पहली चीज़ हमने क्या समझी? पहले हमने ये समझी कि अगर हमारे पास में किसी स्ट्रक्चर का जो कॉन्फ़िगरेशन है या जो अरेंजमेंट है वो D ग्लिसरल्डिहाइड के साथ में या फिर L के साथ में मिल रहा है, तो वो कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा? या तो D होगा या L होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं D ग्लिसरल्डिहाइड लूँ और उसको रिएक्ट करवा के मैं कोई मॉलिक्यूल बनाऊँ तो उस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन भी वही होगी जो ग्लिसरल्डिहाइड की थी, यानी D कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
और तीसरी चीज़ मैंने समझी, मैं कोई मॉलिक्यूल लूँ और उसको रिएक्ट करवा के मैं डीग्लिसरॉल्डिहाइड बना दूँ तो वो जो मॉलिक्यूल मैंने लिया था उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी होगी डी कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 चीज़ें मैंने समझी, 3 तरीक़ों से मैंने रिलेट करवाया, ठीक है। तो ये था काम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का, रिलेट करवा के पता लगाना किसी और मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, जो कि हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड की थी, ठीक है। अब अंतर समझते हैं डी एल और डी एल के अंदर, यानी कि हमारा जो डी एल अभी हम पढ़ रहे हैं और डी एल पहले जो हमने पढ़ा था उनमें क्या अंतर है, क्या अलग क्या है इसके अंदर। तो बहुत बड़ा अंतर है। देखो, एक तो है डी और एल, ठीक है, और एक है स्मॉल डी और स्मॉल एल, ठीक है। कैपिटल डी और कैपिटल एल ये बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये बताते हैं कि कौन सा एटम कहाँ पर है, ये बताते हैं डी और एल, ठीक है। और स्मॉल डी और स्मॉल एल बताते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब पीपीएल किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। आई बात समझ में। कैपिटल डी कैपिटल एल बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन कि कौन सा एटम कहाँ पर प्रेजेंट है, और स्मॉल डी और स्मॉल एल बताते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कि कौन सा मॉलिक्यूल पीपीएल को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे कैपिटल डी का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और एल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी स्मॉल डी का मतलब क्लॉकवाइज ही होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे भी स्मॉल एल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। इस क्लॉकवाइज का मतलब है कि जो OH ग्रुप है मॉलिक्यूल में, OH ग्रुप इन मॉलिक्यूल इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है OH ग्रुप इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या मतलब है इनका? ये जो डी ये बताएगा कि मेरा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो OH ग्रुप है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेजेंट है। क्लॉकवाइज का मतलब अगर ये मेरा मॉलिक्यूल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी यहाँ मेरा OH प्रेजेंट है। और स्मॉल एल क्या बता रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन, यानी यहाँ मेरा OH प्रेजेंट है। आई बात समझ? डी और एल क्या बताते हैं कि कहाँ OH प्रेजेंट है। डी है तो क्लॉकवाइज में प्रेजेंट है, एल है तो एंटी क्लॉकवाइज में प्रेजेंट है। लेकिन इस डी का मतलब भी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन ये कौन सा क्लॉकवाइज है? ये बताता है कि पीपीएल रोटेशन हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये बताता है कि पीपीएल रोटेशन हो रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि हमारे जो डी अगर किसी के आगे लगा है, इसका मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल पीपीएल को, है ना, पीपीएल को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज के अंदर रोटेट कर रहा है। और एल का मतलब है कि पीपीएल को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। और कैपिटल डी क्या बताता है कि हमारा मॉलिक्यूल में OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेजेंट है। एल बताता है कि OH ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो बहुत बड़ा अंतर है। एक तो कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कि कौन कहाँ है, और दूसरा बताएगा कि पीपीएल को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये दो अंतर समझ आ गए। इसीलिए हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, कैपिटल डी कैपिटल एल, स्मॉल डी स्मॉल एल। तो ये स्मॉल डी स्मॉल एल है, इनको प्लस माइनस से भी रिप्लेस कर दिया गया है। यानी
डी ना लिख के हम लोग प्लस लगा देते हैं साइन, और स्मॉल एल ना लगा के हम लोग माइनस का साइन लगा देते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर अगर आपको नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देती हूँ, अगर किसी मॉलिक्यूल के आगे आपको लिखा हुआ आ रहा है डी प्लस, क्या लिखा हुआ है डी प्लस, जैसे मैं लिखा डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, तो इस डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या मतलब है? डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड का मतलब है कि वो ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसके अंदर OH क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेजेंट है, साथ ही साथ वो PPL को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यानी कि हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसा होगा? OH, डी है तो OH यानी राइट साइड में प्रेजेंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेजेंट है OH ग्रुप। ये तो किसने बताया? मेरे कैपिटल डी ने, है ना। और मेरा प्लस क्या बता रहा है मुझे? प्लस ये बता रहा है कि ये जो हमारा जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी किसी शो कर रहा है? क्लॉकवाइज वाली शो कर रहा है। यानी PPL को भी किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो किसी के अगर आगे सिर्फ डी लगा हुआ है, दैट मीन्स वो सिर्फ ये बता रहा है कि OH राइट साइड में प्रेजेंट है, ऑप्टिकल रोटेशन का मुझे नहीं पता। और किसी के आगे सिर्फ प्लस पता है तो वो कह रहा है कि PPL को क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन का मुझे नहीं पता। लेकिन किसी के आगे अगर डी और प्लस दोनों है, इसका मतलब वो कह रहा है कि हाँ OH ग्रुप जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेजेंट है, और साथ साथ में मॉलिक्यूल PPL को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर L माइनस लगा हुआ आ गया तो D माइनस लगा आ गया, L प्लस लगा आ गया, सब आ सकता है। L माइनस आएगा, इसका मतलब कि वो OH ग्रुप उसमें कहाँ प्रेजेंट है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। और माइनस है, इसका मतलब PPL को भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है। और अगर D माइनस आ गया यानी OH तो प्रेजेंट है हमारा राइट साइड के अंदर, लेकिन ये PPL को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज के अंदर। और L प्लस आ गया तो यानी OH तो प्रेजेंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन PPL को रोटेट करेगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये काम होता है DL कॉन्फ़िगरेशन का, और ये होता है अंतर इस DL और इस DL के अंदर। आई बात समझ में? तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और साथ में DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लें। इस पूरी सीरीज़ की जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप इन्हें चेकआउट कर लें, और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।